नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक अंक वाला क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एक अंकों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 जुलाई को जो आप लोगों का झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम फिजिक्स का होने वाला है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस अभी हम आपको करवाने वाले हैं, ये सब VVI क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अभी जितना भी हम आपको एक नंबर वाला करवाएंगे, सारा को रट लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। और अभी तक आपने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF नहीं लिए हैं। इसके साथ हम आपको 2016 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा से आप लोग पास हो जाइएगा। तो अभी तक जो भी बच्चे नहीं लिए हैं, जल्दी से ले लीजिए। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। PDF आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज SI यूनिट इज NC-1, ठीक है, NC पावर में -1 इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि पूछ रहा है कि उस भौतिकी राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक NC पावर में -1 है, ठीक है। उसका SI मात्रक बताने बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या यह एक आदिश या फिर सादिश राशि है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र यह एक सादिश राशि होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट जो होता है वो NC पावर में -1 होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, यानी सादिश राशि होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चंस करते हैं। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से आप लोग कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड correspond टू स्टेबल यूक्विलिब्रियम, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का कौन सा स्थिति स्थिर संतुलन के अनुरूप होता है। तो जब द्विध्रुव अघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, यानी वेक्टर P जो है समांतर होगा, पैरेलल होगा वेक्टर E के, ठीक है। व्हेन डायपोल मूवमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और एग्जाम्पल में इस तरह से हमें लिख देना, वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर E, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस R है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड, यानी कि त्रिज्या R के एक वृत्ताकार चाप के चारों ओर एक बिंदु आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है, ठीक है। चारों तरफ स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है, जिनके केंद्र में एक और बिंदु आवेश स्थित होता है। तो देखिए, समविभव पृष्ठ होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। समविभव जो होता है वो पृष्ठ होता है, अथी होता है, इसके कारण सरफेस होता है, जिसके कारण किया गया कार्य जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से करते चलिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। तो देखिए, ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चंस को आप लोगों का एक नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, देख लीजिए। मैन मेड मैग्नेट्स आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। बस इतना सा आपको एग्जाम्पल दे देना है। कृत्रिम चुंबक क्या है। तो मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जो मानव के द्वारा मैन मेड मैग्नेट्स आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक जो है वो कृत्रिम चुंबक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कृत्रिम चुंबक जिसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है।
गिव टू वे डेमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। ठीक है, तो किसी चुंबक को विचुंबकित करने के दो उपाय बताएं। तो इसे दो उपाय बता सकते हैं इस तरह से, इसे गर्म करके उसके बाद इसे बार बार धरातल पर गिराने से यानी सरफेस पर गिराने से। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बाय हीटिंग इट, उसके बाद बाय ड्रॉपिंग इट रिपीटेडली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो एग्जाम्पल जैसे कि दो उपाय हमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रियलेबल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व का विश्वसनीय परीक्षण क्या है। तो यानी अगर चुंबक का पहचान किया जाए तो प्रतिकर्षण चुंबकत्व का वास्तविक परीक्षण है। ठीक है, इसका अगर जब परीक्षण किया जाएगा तो वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना या रिपल करना, तो यही चीज़ हो जाएगा चुंबक का पहचान। तो रिपल्सन इज द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इस तरह से हमें छोटा सा एक लाइन लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय वेबर, यानी कि वेबर द्वारा मापी जाने वाली भौतिकी राशि का नाम लिखिए। तो वेबर के द्वारा जो नापी जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सब क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छा से इसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। तो वोल्ट होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 1 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसे आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट सप्लाई इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में भारत में अल्टरनेटिव करंट जो सप्लाई होता है हमारे घरों में उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। उसके बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। तो देखिए एक ही साथ आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हमारे देश में भारत में फ्रीक्वेंसी कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट का, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट का। तो हमारे देशों में जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट ही अल्टरनेटिंग करंट आता है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0 हर्ट्ज। तो 0 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी किसका, डायरेक्ट करंट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे भारत में आपूर्ति की प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो 2 चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया और दोनों जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में प्रत्यवर्ती धारा आवृत्ति की पूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज है। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है छोटा सा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वाई इज द यूज ऑफ AC वोल्टेज प्रीफर्ड ओवर DC वोल्टेज गिवन टू रीजन्स, यानी कि DC वोल्टेज के तुलना में AC वोल्टेज को ज़्यादा क्यों उपयोग में लाया जाता है, इसका हमें 2 एग्जाम्पल रीज़न बताना है। तो देख सकते हैं AC का प्रयोग DC से अधिक पसंदीदा वोल्टेज के रूप में क्यों किया जाता है, 2 कारण बताएं। तो AC वोल्टेज कैन बी इजली इंक्रीज और डिक्रीज, यानी AC वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद AC जो होता है वो बहुत ही आसानी से DC में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, जो हिंदी वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को ही AC करंट बोलता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से DC में बदला जा सकता है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो AC आता है, और बैटरी में जो हमारे फ़ोन में है या फिर हमारे चार्जर जो AC से, ठीक है, AC से क्या करता है, DC में बदल के हमारे मोबाइल को देता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमें बहुत ही आसानी से लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोस की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सरे। ठीक है, एक्सरे आर यूज द एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, सॉलिड की मतलब ये देखने एग्जामिन करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। ठोस पदार्थ की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सरे का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर
डैश वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग डैश तरंगे होती है। तो क्या अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आप लोग एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। अभी हम आपको जितना भी क्वेश्चंस बताए हैं और ये सब क्वेश्चंस आपको 15 जुलाई को जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिए, 49 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।